वंदे मातरम चिल्ड्रन। तो चलिए हरिहर काका की अगली कहानी पढ़ते हैं। हरिहर काका कहाँ थे, क्या हुआ और कैसे उनकी ज़िंदगी कटने लगी थी। और गांव में जो दो ग्रुप बने थे उनमें से एक ग्रुप चाहता था कि हरिहर काका ठाकुर बारी के नाम अपनी सारी जायदाद लिखे, तो दूसरा ग्रुप चाहता था कि वह अपने भाइयों के नाम लिख दे। तो इसी दौरान अगली कड़ी में देखते हैं क्या क्या हुआ, किस तरह उनके साथ बर्ताव होने लगा, ये सब अब पढ़ेंगे। तो ठाकुर बारी के नाम लिख देंगे तो पुश्तों तक लोग उसे याद करेंगे। तब तक के जीवन में तो ईश्वर के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, अंतिम समय तो यह बड़ा पुण्य काम कमा लेंगे। लेकिन यह सोचते हुए भी हरिहर काका का मुंह खुल नहीं रहा था। भाई का परिवार तो अपना ही होता है, उनको न देकर ठाकुर बारी में दे देना उनके साथ धोखा और विश्वासघात होगा। तो एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरिहर अपने हिस्से की ज़मीन ठाकुर बारी के नाम लिख दे, और ठाकुर बारी न सिर्फ इलाके की ही सबसे बड़ी ठाकुर बारी होगी बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई दूसरी ठाकुर बारी नहीं कर सकेगी। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग हैं, साथ ही किसी न किसी रूप में ठाकुर बारी से जुड़े हुए हैं। असल में सुबह शाम जब ठाकुर बारी ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ पेटू और चटोर किस्म के लोग प्रसाद पाने के लिए वहां जुट जाते हैं। पेटू यानी खाने हमेशा खाते रहने वाले, चटोर यानी यहाँ वहाँ की बातें करने वाले। तो ये लोग इसी वर्ग के हिमायती यानी चाहने वाले हैं कि ठाकुर बारी के नाम ही वह अपनी सारी संपत्ति लिख दे। दूसरे वर्ग में गांव के प्रगतिशील विचारों वाले लोग, यानी गांव की प्रगति किसमें हो सकती है, उसके लिए क्या करना चाहिए, वो लोग थे। और वैसे किसान है वो लोग, और किसान लोग थे जिनके यहाँ हरिहर जैसे औरत और मर्द पल रहे होते हैं। मतलब जैसे आम आदमी अपना जीवन बिता रहे हो, ऐसे लोग होते हैं। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था, यानी साधारण न था। गांव में सब क्या होने वाला है किसी को पता नहीं, ऐसे तनाव पैदा हुआ था और लोग कुछ घटित होने की प्रतीक्षा करने लगे थे। मतलब कुछ तो घटना हो का हरिहर काका के बारे में, यही वह चाहने लगे थे। इधर भावी आशंकाओं को मद्देनजर रखते हुए हरिहर काका के भाई उनसे यह निवेदन करने लगे थे, यानी उनसे वह कह रहे थे कि अपनी ज़मीन वे उन्हें लिख दें, उनके सिवाय उनका और अपना है ही कौन। मतलब आपके हरिहर काका के भाई कह रहे थे तुम्हारे सिवा हमारा है ही कौन, इसीलिए तुम अपनी सारी ज़मीन हमारे नाम लिख दो। इस विषय पर हरिहर काका ने एकांत में लेखक के साथ काफ़ी देर तक बात की। मतलब ज़मीन जायदाद को लेकर, महान जी के विचार को लेकर, भाइयों के विचार को देखकर, गांव वालों के विचारों को लेकर, इन सब के बारे में एकांत में बैठकर, मतलब अकेले में लेखक से काफ़ी देर तक वह बात करते रहे। अंततः एट लास्ट हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे, मतलब नतीजे पर पहुँच गए कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा। तो अंततः हरिहर काका ने यह नतीजे पर पहुँच गए कि अपने जीते जी अपना ज़मीन किसी के नाम ना करेंगे, चाहे वह अपना भाई या मंदिर का महंत ही क्यों ना हो। और
हमें अपने गांव और इलाके के वे कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों या किसी अन्य को लिख दी थी, लेकिन इसके बाद उनका जीवन कुत्ते का जीवन हो गया। मतलब हरिहर काका को याद आया कि उनके गांव में, इलाके में, सिर्फ गांव में नहीं, आसपास के इलाके में, इलाका यानी एरिया में ऐसे कुछ घटनाएं हुई थी जिन लोगों ने अपने जीते ही अपने उत्तराधिकारियों को, यानी अपने बाद जो आने वाली पीढ़ी है उन पीढ़ियों के नाम उन्होंने अपनी ज़मीन जायदाद सब लिख दिया। तो बाद में उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ, इसलिए वो कहते हैं कि उनका जीवन कुत्ते के जीवन की समान, यानी जब वो लोग उन्हें खाना देंगे तभी खाना, जब वो बात करते हैं वही काम करवाते हैं तो करवाना, मतलब उनको कोई रिस्पेक्ट ही ना हो, ऐसी ज़िंदगी जीना पड़ता था। तो यह देखकर हरिहर काका भी सोच में पड़ गए और नतीजे पर पहुंच गए। कोई उन्हें पूछने वाला नहीं रहा। कौन आके पूछने वाला भी हरिहर काका को। तो हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया। मतलब महंत ने किस तरह उनका मन परिवर्तन करना चाहा, किसके लिए, और अपने भाइयों के बर्ताव, घर वालों के बर्ताव, यह सब बदलाव चेंजेस देखकर हरिहर काका ने भी, अनपढ़ होते हुए भी, यह सब उन्होंने समझ लिया और निश्चय किया कि जीते जी किसी को ज़मीन नहीं लिखेंगे, जीते जी किसी के नाम भी करके नहीं देंगे। अपने भाइयों को समझा दिया उन्होंने कि मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी ज़मीन तुम्हें मिल जाएगी, ज़मीन लेकर तो जाऊंगा नहीं, इसीलिए लिखवाने की क्या ज़रूरत, क्योंकि उनके बाद तो उनके वारिस उनके भाई ही है, क्योंकि हरिहर काका का ना कोई बीवी थी ना कोई बच्चे थे, तो ऑटोमेटिकली वह अपने भाइयों को ही जाएगा, वारिस को ही जाएगा, उनके रिश्तेदारों को ही। इसलिए वो कहते हैं कि उसे लिख कर देने की क्या ज़रूरत है, जब मैं मर जाऊंगा तो अपने आप आपके नाम हो जाएगा। उधर महंत जी भी हरिहर काका की टोह में रहने लगे, मतलब खोज, टोह यानी खोज में रहने लगे कि कब मौका मिले और कब वह हरिहर काका के साथ एकांत में बैठकर उनसे बातें कर ले। तो जहाँ कहीं एकांत पाते वह उठते, विलंब न करो हरिहर, हमेशा वह कहते रहते थे, विलंब मत करो, देर मत करो और जल्दी से अपना ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दो। शुभ शुभ काम में देर नहीं करते, अच्छे काम में देर नहीं होनी चाहिए, चलकर ठाकुरबाड़ी के नाम ज़मीन बै कर दो, बै यानी नाम लिख दो, फिर पूरी जिंदगी ठाकुरबाड़ी में राज करो। मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा, देवलोक को प्राप्त करोगे। यानी वह उन्हें किसी भी तरह बहलाना चाहते थे, ठाकुरबाड़ी में ही तुम्हारा राज होगा और तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा और स्वर्ग से विमान आएगा तुम्हें लेने के लिए और तुम्हें स्वर्ग लेकर जाएगा और देवताओं के घर में तुम्हें रहने की ये मौका मिलेगा ऐसे। लेकिन हरिहर काका न हाँ कहते और न ना ना कहकर वे महंत जी को दुखी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि भाई के परिवार से जो सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही थी वे महंत जी की कृपा से ही है। क्योंकि महंत ने अपने ठाकुर बाजी के नाम उस जायदाद को लिखने के लिए कहा, तो ये सारी बातें उनके भाइयों को समझ में आई, तो वह सब जो भी सुविधाएं उनको चाहिए था वो सब उनके परिवार में अब भाई दे रहे थे। इसीलिए वो महंत जी को ना नहीं कहना चाहते थे, हाँ भी नहीं कहना चाहते थे, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़मीन उन्हें किसी को नहीं लिखनी थी। पूरी इस मुद्दे पर या वे जागरूक हो गए थे, क्योंकि इस बात पर वह जागृत हो गए थे, जान गए थे कि क्या होता होगा। पर बीतते समय के अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे समय कटता गया महंत भी चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि हरिहर काका ठाकुर बारिक के नाम अपनी जायदाद लिखेंगे या नहीं।
जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो गई थी। ठाकुर बाजी में महंत जी ने उन्हें जकड़ में रख कर उनका मन परिवर्तन करना चाहा था। इसीलिए कहते हैं जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से अब बाहर छूटती जा रही थी। महंत जी इस बात को सह नहीं पा रहे थे। महंत जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है। एक ओर वह चाहता है कि ठाकुर बाजी को लिख दूं, किंतु दूसरी ओर भाई के परिवार के माया मोह में बंधा जाता है। इस स्थिति में हरिहर का काका अपहरण कर जबरदस्ती उससे लिखवाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं रहा। बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा। तो महंत जी सोचे उन्हें इस दुविधा से कैसे बाहर निकाला जाए। मतलब उन्हें ज़बरदस्ती अपहरण करके किडनैप करके उनसे जोर ज़बरदस्ती करके ठाकुर बाजी के नाम उनका खेत लिखवाने का वही एक ऑप्शन उनके सामने रह गया था। और एक बार वह ऐसे करेंगे तो हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा। मानना ही पड़ेगा क्योंकि कोई और रास्ता उनके पास नहीं रहेगा। महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी है। लड़ाकू मतलब लड़ने वाला, दबंग यानी ये करने वाला, दूसरों को ठगने वाला। अपनी योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए वह जी जान से जुट गया। मतलब अपने काम को अंजाम देने के लिए, पूर्ण करने के लिए उसने जो चाहे वह करने के लिए तैयार हो गया। हालांकि यह सब गोपनीयता का निर्वाह करते हुए ही वह कर रहे थे। किसी को खानो कान कबर ना हो, गौप्य रहना चाहिए, छोरी चुपे गुजारा कर रहे थे। हरिहर काका के भाइयों को इसकी भनक तक नहीं थी कि महंत जी क्या करने वाले हैं। वह अपने भाई के साथ और वह उनके पीछे महंत जी क्या चाल चल रहे हैं, इन सब के बारे में उनके भाइयों को पता नहीं था। जब उनके भाइयों को यह सब पता चलेगा तो वह सब भाई क्या करेंगे, यह हम देखेंगे अगली कड़ी में। तब तक विदा लेती हूँ। आप लोग स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए।